Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. This is the second lecture of our subject Electronic Device and Circuits, and in this lecture we will discuss about different type of multi-stage amplifier. तो इस लेक्चर में हम लोग different type of multi-stage amplifiers के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, different type of coupling के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि different multi-stage amplifiers को कपल करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं. वो स्टूडेंट्स इस पूरे लेक्चर को देखें, लास्ट तक देखें. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कपलिंग. कपलिंग इन एम्पलीफायर. तो इस लेक्चर में इस स्लाइड में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कपलिंग की रिक्वायरमेंट, कपलिंग होती क्या है और कपलिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है किसी भी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में. तो इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जैसे कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है प्लीज़ आप लोग नोट करते रहना. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को नोट करते चले. इन अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट ऑफ वन स्टेज, एक स्टेज का आउटपुट मेक्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट की तरह से वर्क करता है. तो इन अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ वन स्टेज मेक्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज. यानी कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर्स होते हैं जिसमें एक से अधिक स्टेजेस होती हैं और एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट की तरह से वर्क करता है. सो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ हम लोग वीक एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. तो इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ वन स्टेज मेक्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट की तरह से कार्य करेगा. तो अ कपलिंग डिवाइस और अ कपलिंग नेटवर्क इज यूज टू कपल वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर टू द नेक्स्ट स्टेज. तो इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में पास करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए कपलिंग डिवाइस का रिक्वायरमेंट रहता है. अर्थात कपलिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो कि वन स्टेज ऑफ आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में इनपुट की तरह से प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया है. तो कपलिंग डिवाइस कपल्स बिटवीन टू स्टेजेस. कपलिंग डिवाइस दो स्टेजेस को, एम्पलीफायर की दो स्टेजेस को कपलिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया गया. तो कपलिंग का मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कपलिंग का मतलब क्या है और कपल कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कपलिंग डिवाइस या फिर कपलिंग नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं. तो अब हम लोग ये समझते हैं कि कपलिंग के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है. तो थर्ड पॉइंट में लिखा है वी मस्ट यूज़ सुटेबल कपलिंग नेटवर्क. या तो हमें किसी सुटेबल कपलिंग नेटवर्क या फिर सुटेबल कपलिंग डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा दो स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए. दो स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी न किसी कपलिंग डिवाइस या कपलिंग नेटवर्क का हमें यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट मिनिमम लॉसेज ऑफ वोल्टेज अकर व्हेन सिग्नल पास थ्रू दिस नेटवर्क. ताकि एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में सिग्नल पास होने पर मिनिमम लॉसेस हो सकें. क्योंकि जब हम एक स्टेज का एक स्टेज का आउटपुट हम नेक्स्ट स्टेज के इनपुट में प्रोवाइड कराएंगे तो जाहिर सी बात है लॉसेस होंगे. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कपलिंग डिवाइस का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हम इन लॉसेस को कम कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क. The DC voltage at output of one stage should not be permitted to go to the input of next stage. तो इस पॉइंट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि हम किसी वीक ऐसे सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में सिर्फ वो AC सिग्नल ही पास हो, इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए यूज DC सिग्नल ना हो. यदि ऐसा होता है तो हमारे सिग्नल में एरर आएगा. तो हम ये भी चाहते हैं कि जो DC वोल्टेज है उसको ब्लॉक करें, यानी कि एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में पास ना करें. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कपलिंग डिवाइस और कपलिंग नेटवर्क का यूज़ दो स्टेजेस को एक दूसरे के साथ कपल करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. यानी कि एक स्टेज ऑफ इनपुट आउटपुट सिग्नल को नेक्स्ट स्टेज के में प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है. दूसरी चीज़ कपलिंग डिवाइस का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में पास होने में सिग्नल को कम से कम लॉसेस हों और DC वोल्टेज एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में पास ना हो. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कपलिंग, हम लोग समझ सकते हैं कपलिंग का यूज़ क्यों किया जाता है और क्या होता है कपलिंग. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग. Different type of coupling, there are three type of coupling.
तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइप की कपलिंग देखेंगे। फर्स्ट वन इज द आरसी कपलिंग, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कपलिंग, आरसी कपलिंग। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज कपलिंग, ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज कपलिंग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, दिस आर 2 स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। ये 2 स्टेजेस हैं एम्पलीफायर की, और ये सप्लाई वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज है जिसको इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट किया ताकि इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया सके। इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड की गई है और इन दोनों पॉइंट से आउटपुट वोल्टेज ली गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ करके, रजिस्टिव कैपेसिटिव नेटवर्क का यूज़ करके हमने यहाँ पे कपलिंग किया, इसलिए इसे रजिस्टिव कैपेसिटिव कपलिंग या आरसी कपलिंग भी कहा जाता है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड, ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। इन दिस कपलिंग मेथड द स्टेज आर कपल्ड टुगेदर यूजिंग कैपेसिटर हैविंग लो रिएक्टेंस। तो इस कपलिंग मेथड में हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जिसका रिएक्टेंस लो होता है, एंड द सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड रजिस्टर, और रजिस्टर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसे आरसी कपलिंग या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग भी कहते हैं। तो एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में इनपुट कराने के लिए, तो एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज में इनपुट कराने के लिए यदि आरसी यानी रेजिस्टेंस ऑन कैपेसिटेंस का यूज़ किया जाए तो, या रजिस्टिव कैपेसिटिव नेटवर्क का यूज़ किया है तो उसको रजिस्टिव कैपेसिटेंस कपलिंग कहा जाए। सेकेंड वन इज अ ट्रांसफार्मर कपलिंग। इस कपलिंग मेथड में हम ट्रांसफार्मर के यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड द कपलिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड कराने के लिए भी, और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए भी, और 2 स्टेजेस को एक दूसरे साथ कपल करने के लिए भी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर T1 एंड T2 एंड T3 3 ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। ये 2 स्टेजेस के लिए है, और जितना ज़्यादा हमारे पास स्टेजेस होगी उतने ज़्यादा हमारे पास फिर कपलिंग के लिए भी ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू ट्रांसफर AC आउटपुट वोल्टेज टू द फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज। तो इस टाइप के इस टाइप के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का कपलिंग यूज़ किया है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कपलिंग भी कहा जाता है। लास्ट वन, so the third coupling method is the direct coupling method. In this type of method we neither use RC coupling and nor we use transformer coupling. तो इस टाइप की कपलिंग में ना तो हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं ना ही किसी रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग सिंपली एक वायर को यूज़ करके एक स्टेज ऑफ एम्पलीफायर को नेक्स्ट स्टेज से कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की कपलिंग को डायरेक्ट कपलिंग कहा जाता है, जिसमें एक स्टेज को आउटपुट फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए सिंपल एक वायर का यूज़ किया जाता है, यानी डायरेक्टली वन स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के इनपुट में प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस टाइप की कपलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कपलिंग। इसलिए इसे डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के इनपुट के में कनेक्ट किया जाता है। सो इस टाइप का कपलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? इन सर्टेन एप्लीकेशन द सिग्नल वोल्टेज आर वेरी लो। तो कई टाइप की रिक्वायरमेंट में, कई टाइप की एप्लीकेशंस में द सिग्नल वोल्टेज आर वेरी लो, सिग्नल की वोल्टेज बहुत ही लो होती है, साथ में उसका फ्रिक्वेंसी भी बहुत लो होता है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोकपल आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम लोग थर्मोकपल का यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए इन फर्नांस। द वोल्टेज इंड्यूस इन थर्मोकपल आर वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। तो जो वोल्टेज इंड्यूस होती है थर्मोकपल में वो वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड वाली होती है। तो दिस द आउटपुट ऑफ वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज बाय मीन्स ऑफ सिंपल कनेक्टिंग वायर। तो सिंपल कनेक्टिंग वायर में का यूज़ करके हम एक स्टेज ऑफ एम्पलीफायर को नेक्स्ट स्टेज के एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की कपलिंग में हम लोग इस टाइप की कपलिंग को हम लोग डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं, जिसमें कि एक स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पे एक सिंपल वायर के यूज़ करके कनेक्ट किया जाता है। तो इस टाइप की कपलिंग का यूज़ हम लोग उन सिग्नल के लिए क्या करते हैं जिन सिग्नल्स की वोल्टेज बहुत ही कम हो और उनकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ही कम हो। तो इसका मतलब डायरेक्ट कपलिंग हम लोग इट कैन एम्पलीफाई AC एंड DC बोथ। तो DC और AC सिग्नल को बोथ को इट कैन एम्पलीफाई। तो इस टाइप की कपलिंग को हम लोग डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं, डायरेक्ट कपलिंग मेथड।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग इन ब्रीफ। तो अब हम लोग रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग को ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला है। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग जो है सर्किट डायग्राम और उसके वर्किंग का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। इसके रिलेटेड एनालिटिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ जो अदर कपलिंग है उनको भी ब्रीफली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉर एग्जामिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के 2 स्टेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही स्टेजेस बनानी है, और उनके हेल्प से ही आपको पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक VCC यानी वोल्टेज VCC यानी बैटरी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर्स यूज किए। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स है, ये ट्रांजिस्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एम्पलीफायर। तो ये ट्रांजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं एम्पलीफायर के, बट सिंगल एम्पलीफायर कैन नॉट यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रांजिस्टर सिर्फ सिंगल ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। उसके साथ साथ कुछ हेल्पिंग डिवाइसेस का भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पर जो ये VCC है, ये VCC इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया गया है। और हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बाइजिंग का यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं R1, R2, RB एंड RC आर द रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट स्टेज। इस तरह से R1, R2 एंड RE, RC आर द रेजिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट स्टेज। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग यूज़ की गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइजिंग है और बहुत ही हेल्पफुल बाइजिंग है फॉर द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइजिंग इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग का यूज़ किया, और वो ये जो VCC है, ये VCC यहाँ पर यूज़ किया ताकि इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट किया सके। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कराया है VS। जो VS सिग्नल है, ये वीक सिग्नल है जिसको हम लोग एम्पलीफाई करना है। तो डिजायर्ड गेन तक हम लोग एम्पलीफाई करना है, तो इस सिग्नल को ट्रांजिस्टर के बेस पर प्रोवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ कपलिंग कैपेसिटर CC। इस तरह से फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो कि कलेक्टर पे हमें मिलने वाला है, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो है कलेक्टर के पर हम लोग को मिलने वाला है, जो कि एम्पलीफाइड आउटपुट होगा, उस आउटपुट को भी हमें नेक्स्ट स्टेज पर एज एन इनपुट की तरह से अप्लाई करना है। तो उसको भी सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ पर बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी कलेक्टर से मिलने वाली आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के बेस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RC एंड CC आर द रजिस्टर्स कैपेसिटेंस कपलिंग। तो इसको हम लोग इसलिए कहते हैं रजिस्टर्स कैपेसिटेंस कपलिंग। तो CC का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है CC का, यहाँ पर क्यों हम लोगों ने CC का यूज़ किया है, तो वो मैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इन पॉइंट्स में मैंने कंप्लीट कवर किया हुआ है। तो CCC इज द कपलिंग कैपेसिटर, CC कपलिंग कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। तो CCC ब्लॉक द DC वोल्टेज। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर जो है वो जो है DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। तो इस तरह से वो ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर जो हम लोगों ने इनपुट में AC वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। ऑडियो सिग्नल हो सकता है 20 to 20 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज के बीच में उसका फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो ये इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल के लिए ये कपलिंग कैपेसिटर वर्क है शॉर्ट सर्किट। तो ये जो कपलिंग कैपेसिटर है AC सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट के साथ काम करेगा। तो इसीलिए ये जो है ये सिग्नल यहाँ से बेस पर डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कपलिंग कैपेसिटर। बट फॉर DC वोल्टेज इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। DC वोल्टेज के लिए ये ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा, और यहाँ इन टर्मिनल से कोई भी DC वोल्टेज ना तो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज पर जाएगा, और ना ही वो AC सिग्नल के साथ मिक्स होगा। अगर ऐसा ना किया जाए, DC सिग्नल को इस सिग्नल में मिक्स होने से ना रोका जाए,
तो इससे सिस्टम में डिस्टॉर्शंस होते हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि सी ई का यहाँ पर सी का यानी कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया है। सी ब्लॉक्स द डीसी वोल्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज फ्रॉम रीचिंग टू द बेस ऑफ सेकंड स्टेज। तो सी ब्लॉक करता है डीसी वोल्टेज को एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जाने में। इन दिस वे डीसी बाइजिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेज नॉट इंटरफेयर विद फॉर दिस रीजन द कैपेसिटर सी इज कॉल्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी वोल्टेज को, और ये एश्योर करता है कि सिग्नल, ये कपलिंग कैपेसिटर एश्योर करता है कि कोई भी सिग्नल एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में कोई भी डीसी सिग्नल इसी सिग्नल के साथ मिक्स ना हो। तो इसलिए इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्क्राइब अबाउट सी। यहाँ पर हम लोगों ने कपलिंग बाईपास कैपेसिटर का भी यूज़ किया है, जिसको हम लोगों ने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है यहाँ पर, जिसको हम लोगों ने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो इस इस बाईपास कैपेसिटर का क्या काम है वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। यहाँ पर सी ई द बाईपास कैपेसिटर, द कैपेसिटर सी ई वर्क एज अ बाईपास कैपेसिटर। तो सी ई जो है यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर की तरह से वर्क करता है। इट बाईपास ऑल द ए सी करंट फ्रॉम एम टू ग्राउंड। तो ये ए सी सिग्नल को एमीटर से ग्राउंड में पास कर देता है। कोई भी ए सी सिग्नल आर ई पर रीच नहीं करता, आर ई पर कोई भी सिग्नल रीच नहीं करता। तो इट बाईपास ऑल द एसी करंट फ्रॉम एमीटर टू ग्राउंड। तो ये जो सिग्नल है यहाँ पर एमीटर पे क्रिएट होने वाला सिग्नल, एमीटर पे प्रोड्यूस होने वाला सिग्नल सीधा का सीधा बाईपास कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है। द एसी करंट फ्रॉम एमीटर टू ग्राउंड इफ़ द कैपेसिटर सी इज़ नॉट पुट। यदि इस कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पर यूज़ ना करें तो सी ई नॉट पुट द ए सी वोल्टेज डेवलप अक्रॉस आर ई। तो जो द ए सी वोल्टेज डेवलप एट द आर ई, तो आर ई पर डेवलप्ड ए सी वोल्टेज जो है वो इस डिवाइस को फिर अफेक्ट करने लगेगा, इस डिवाइस में डिस्टॉर्शन प्रोवाइड करेगा, इस डिवाइस में बैलेंस इस डिवाइस की स्टेबिलिटी को ख़राब करने का कार्य करेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आर ई बीटा इज डिपेंड ऑन आर ई। तो आर ई बीटा जो है डिपेंड करता है आर ई पर, और यदि बीटा चेंज हो जाए तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट चेंज होता है। कलेक्टर करंट की चेंज होने के कारण फिर लीकेज करंट चेंज होता है, और लीकेज करंट चेंज होने के कारण फिर हमारा जो डिवाइस है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और यही जो प्रोसेस क्यूमुलेटिवली चलते रहते हैं तो हमारा जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर का यूज़ किया है, ताकि इस आर ई पर कोई भी वोल्टेज डेवलप ना हो। अगर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज डेवलप होती है तो ये जो डिवाइस है हमारा, ये जो हमारा डिवाइस है इसकी स्टेबिलिटी ख़राब होती है। तो इस डिवाइस को स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग प्लीज़ नोट कर, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में नोट्स करते चलें, और जो इंग्लिश में लिखते हैं वो लोगों के लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया ही है पॉइंट, तो उनको इंग्लिश में लिखने आसानी रहेगी। और जो हिंदी में लिखते हैं जो भी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसको आप प्लीज़ उसको ही आप कंसिडर करते रहें, उसी को ही आप अपनी लैंग्वेज में समझ कर लिखते रहें। तो इस तरह से जिस तरह से मैंने फर्स्ट स्टेज का हमने किया है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो हम लोग सिग्नल इस स्टेज पर देते हैं, वीएस जो सिग्नल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो वो इस स्टेज से एम्पलीफाई होकर नेक्स्ट स्टेज में जाता है, और फिर फर्दर एम्पलीफाई होकर वो हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में आउटपुट पर मिलता है, यानी कि इस लोड RL पर मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा RC कपल्ड एम्पलीफायर से, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और वर्किंग एंड डायग्राम्स के बारे में हम लोग को पूछा जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो RC कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है विद दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम हम लोगों को एग्जाम में बनाना है जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो द मैक्सिमम वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय AV मैक्स, और इस AV मैक्स से 3 dB नीचे, इस AV मैक्स से 3 dB नीचे
यानी कि 0.707 AV मैक्स पर हम लोग जो भी मेजरमेंट है फ्रीक्वेंसी का या फिर एम्पलीट्यूड का वो करते हैं। तो ये जो है ये RMS वैल्यू ऑफ गेन एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गेन, सॉरी दिस इज द value of gain voltage, and the RMS value of gain is given below 3 dB of maximum voltage gain। तो maximum voltage gain के 3 dB नीचे हमें RMS value of gain मिलता है। तो इस गेन से ही हम लोग सारे मेजरमेंट करते हैं। RMS वैल्यू ऑफ गेन से ही हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्चुअल गेन जो होता है RMS गेन होता है। तो RMS गेन से ही हम लोग जितनी मेजरमेंट है वो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 मिली है। तो बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन F2 एंड F1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द गेन इज कांस्टेंट ओनली फॉर लिमिटेड बैंड। जो गेन है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बैंड के लिए कांस्टेंट है, एक लिमिटेड बैंड के लिए कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जो फ्लैट बैंड है, तो एक लिमिटेड बैंड है फ्लैट बैंड जिसके लिए गेन जो है हमारा कांस्टेंट है। and all the mid frequency range all frequency component of signal are amplified equally well। तो जो भी हमारे सिग्नल होंगे जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आएंगे उनको अच्छे प्रकार से ही RC कपल्ड एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा। तो मिड फ्रीक्वेंसी जो होगी, जितनी भी मिड फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो उन फ्रीक्वेंसीज को ये एम्पलीफायर अच्छे तरीके से यानी इक्वली वेल बराबर और अच्छे तरीके से एम्पलीफाई करेगा। परंतु लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिक्रीजिंग स्लोप है। इसका मतलब जो गेन है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज और हायर फ्रीक्वेंसीज पर कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस एम्पलीफायर का यही डिसएडवांटेज है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज और हायर फ्रीक्वेंसीज के केस में इसका जो गेन है वो कम हो जाता है। यानी कि ये जो सिग्नल्स हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी उन सिग्नल को एम्पलीफाई करने के एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसी बैंड को एम्पलीफाई करने के एप्लीकेबल है RC कवर्ड एम्पलीफायर। तो हम यहाँ पे अब जानते हैं कि ये जो फॉल ऑफ गेन इन लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ये क्यों होता है। तो फॉल ऑफ गेन इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज, तो लोअर फ्रीक्वेंसीज के केस में ये जो गेन है वो कम क्यों हो रहा है। फर्स्टली हम लोग ये कंसिडर करते हैं। तो हम लोग जानते हैं XC = 1/2πfc। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो 1/2πfc उसकी वैल्यू होती है। XC = 1/2πfc। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंस के। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रिएक्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द लोअर द फ्रीक्वेंसी द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो जो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर, वो कैपेसिटर का हम लोगों ने यूज़ किया है, परंतु वो लो फ्रीक्वेंसीज पर उसका रिएक्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारे पास इनपुट सिग्नल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ही वो लॉस करने लगता है। उसको रिएक्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो सिग्नल को ड्रॉप करने लगता है, इसलिए यहाँ पर लॉसेस होता है। तो ये कारण है हमारा फॉल ऑफ गेन इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारे जो गेन जो हमारा रिड्यूस हो रहा है उसका मेन कारण है द लोअर फ्रीक्वेंसी द coupling capacitor that whose reactance increase as the frequency decrease। So the lower the frequency the greater reactance of this capacitor, coupling capacitor, and due to this the gain will be fall। So इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गेन जो है हमारा लोअर फ्रीक्वेंसीज पर फॉल होता है। नाउ वी विल कंसिडर वाई द गेन रिड्यूस एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसीज पर लोअर फ्रीक्वेंसीज पर गेन रिड्यूस क्यों होता है तो हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि हायर फ्रीक्वेंसीज पर गेन रिड्यूस क्यों होता है। तो फॉल ऑफ गेन एट हाई फ्रीक्वेंसीज, तो हायर फ्रीक्वेंसीज पर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जो उसका जो हमारे पास द बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो जो ट्रांजिस्टर हम लोगों ने यूज़ किया है उसका जो बीटा है वो डिपेंड करता है ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू डिक्रीज एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसीज के इंक्रीज होने से बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होता है, सॉरी इट्स वैल्यू डिक्रीज, बीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो इस तरह से बीटा की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से गेन की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। तो ये तो इसका एक कारण हो गया। तो इसकी वजह से जो है वोल्टेज गेन जो है एम्पलीफायर का रिड्यूस होता है।
परंतु इसका एक दूसरा कारण भी है। तो ये दो कारण है फॉल ऑफ गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी, द हायर फ्रीक्वेंसीज पर गेन के फॉल होना। तो सेकंड इज द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर एट जंक्शन। तो जंक्शन पर डिफ्लेक्शन, ट्रांजिस्टर के जंक्शंस पर डिफ्लेक्शन लेयर होने के कारण इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस को हम लोगों ने यहाँ डॉटेड कैपेसिटर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर्स जो है जंक्शन पर डिप्लेक्शन रीजन के होने के कारण जनरेट होता है। ये लोअर फ्रीक्वेंसीज पर तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, परंतु जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के कारण इसका जो रिएक्टेंस है वो रिड्यूस होने लगता है। तो ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर हायर फ्रीक्वेंसीज पर शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करने लगते हैं। तो ये कैपेसिटर जब हायर फ्रीक्वेंसीज पर शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करेंगे तो जो भी हम लोग वोल्टेज जो भी हम लोग यहाँ पे करंट सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे वो करंट सिग्नल ट्रांजिस्टर से ना होते हुए इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के थ्रू ही सर्कुलेट होता रहेगा और हमारा जो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इस कारण से हमारा जो फॉल ऑफ गेन एट हाई फ्रीक्वेंसीज पर जो है गेन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसीज पर और लोअर फ्रीक्वेंसीज पर जो गेन की वैल्यू है वो कम क्यों होती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और वो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलेगा। और आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है टेक्निकल एकेडमी कैंपस इन अकेडमी ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ नियर KLDAV रुड़की। थैंक यू वेरी मच।